बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम खबर क्या है और मैं हूं आपकी मेज़बान फरजाना सिद्दीक। आज के प्रोग्राम में अहम खबरों के साथ मेरे साथ मौजूद हैं कराची स्टूडियो से इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन साउथ मंसूर मुगीरी, मुल्तान से नुमाइंदा शेख अरसलान और इस्लामाबाद से हमें ज्वाइन किया है नुमाइंदा खसूसी रियाजुल हक ने। नाजरीन, आज हम बात करेंगे अंधेर नगरी चौपट राज की। जी हाँ, सिंध के दीगर इदारों की तरह महकमा जेल खाना जात में भी मनमानियां अरूज पर पहुंच गई हैं और दीगर इदारों की तरह सिंध के महकमा जेल खाना जात की बुनियादों को मनमानी की दीमक ने चाटना शुरू कर दिया है। और बात करें अगर अंग्रेजों के दौर की, तो उस दौर से बनाए गए सिंध के जेलों का डिसिप्लिन तबाह बर्बाद होने लगा है। तारीख में पहली बार क्लर्क भर्ती होने वाले की भी लॉटरी निकलने लगी है। जी हाँ, वो पहले जेलर बनता है और फिर जेल का इंचार्ज तैनात कर दिया जाता है और जेलों के डिप्टी सुप्रिटेंडेंट्स को भी सुप्रिटेंडेंट के हुद्दों से नवाजा जाने लगा है। इन तमाम फैसलों के पीछे और क्या कुछ हो रहा, जानते हैं मजीद तफसीलात इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन साउथ मंसूर मुगीरी से। मंसूर, सबसे पहले तो ये बताएं कि अफसरान की तरक्कियों में क्या बेज़ाब्तियां सामने आ रही हैं इस वक्त। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मिस फरजाना, जैसे आपने कहा ना कि अंग्रेज़ों के ज़माने से ये सिंध में महकमा जेल मौजूद है और अंग्रेज़ों के ज़माने से कोई 4-5 साल ये वाला छोड़ दें, बेहतरीन नज़्म ज़ब्त रहा है। और बीच में कोई ऐसा दौर भी आया है कि सिंध के जेलों को तोड़ के कैदियों ने भागना शुरू किया था। उनकी मुख्तलिफ वजूहात है, उस पर हम बाद में बात करेंगे, लेकिन असल जो वजूहात है कि उस जेल महकमा जेल जो डिसिप्लिन पे चलता था, जिसके ज़्यादा फंड्स नहीं होते थे, लेकिन डिसिप्लिन पर इतना वो महकमा चल गया कि 100 साल से ज़्यादा वो चल गया और उसका एक अच्छा खासा नाम था। और ये दहशत गर्दों और बदमाशों के लिए जेल जो है बहुत टेरर वाली जगह है, कोई अच्छी जगह नहीं समझी जा रही थी। चलो वक्त और हालात के साथ जेलों में आपने जो है ना रिफॉर्म लेकर आए, लेकिन इसका ये हरगिज़ मतलब नहीं होना चाहिए कि आप उसका डिसिप्लिन ख़राब करें, आप उनकी गवर्नेंस को ख़राब करें और करप्शन के एलिमेंट को बढ़ा दें। 3 चीज़ें हैं मेरी नज़र में जो इस वक्त जिस वजह से महकमा जेल खाना जात ख़राब हो रहा है। नंबर 1 कि जो क्लर्क भर्ती हुए थे उनको उन्होंने प्रोमोट करके जेलर बना दिया। जेलर बनाने के बाद फिर उसको सुपरिटेंडेंट के ओहदों पे तैनात भी किया गया। अच्छा। इसके नतीजे में जो बराह रास्त सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन के ज़रिए इम्तिहान देकर आए, उनकी हक तलफी हुई, वो एज ए डिप्टी सुपरिटेंडेंट तैनात हुए। अच्छा। उन्होंने इनके खिलाफ हाई कोर्ट में फिर सुप्रीम कोर्ट में पिटीशनें दाखिल की कि हमारा राइट बनता है, हम बराह रास्त आए हैं कमीशन के थ्रू। ये तो नीचे क्लरिकल स्टाफ है, आप ज़्यादा से ज़्यादा आपने जेलर बना दिया, बस इनफ। इसके बाद आपने हमारे ऊपर जो है उनको हमारा बॉस लगा दिया है। हाँ। ये कहाँ का इंसाफ है? बिल्कुल। तो अदालती अहकामात पर महकमा दाखिला सिंध ने डायरेक्शन तो दे दिया, लेकिन इम्प्लीमेंट नहीं करा सकी। उसके बाद क्या होता है कि जो हाल ही में कोई 5-6 साल पहले या 4 साल पहले मजीद जो है ना वो जेलर्स असिस्टेंट जेल सुपरिटेंडेंट भर्ती होकर आए सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन के थ्रू। उन जूनियर्स को इन्होंने फिर सुपरिटेंडेंट लगाना शुरू कर दिया। अच्छा। लेकिन सुपरिटेंडेंट आप नहीं लिखा है, जिस वजह से क्योंकि अदालत की तरफ से पाबंदी है कि आप ओपीएस अगले ग्रेड में किसी को नहीं लगा सकते, अगले ग्रेड से भी अगले ग्रेड में 16 वाले को आपने 17 की नहीं 18 की पोजीशन दे दी है और कई जेलों में। और उसके नतीजे में जो डिप्टी सुपरिटेंडेंट बैठे थे उससे उनको नजरअंदाज किया। खुले दिल से तरक्कियां दी गई हैं। बिल्कुल। तो यही तो मैं बताना चाह रहा हूँ कि जेलों का जो नज़्म ज़ब्त है, जो डिसिप्लिन है, वो जानबूझ के ख़राब किया जा रहा है। उसमें मुख्तलिफ वजूहात हैं। एक तो मैं समझता हूँ कि पॉलिटिकल प्रेशर भी बहुत है। ये पुराने दौर में भी सियासत होती थी, सियासतदान होते थे, लेकिन अफसरान में इतनी हिम्मत होती थी वो उनको इनकार कर देते थे। वो कहते थे सर आपका लाडला है या आपका प्यारा है, आपका ब्लू आइड है, हम इसको तरीके से किसी सलीके से हम लगा देते हैं। ठीक है। एक आधे को लगा दिया, एक आधे की बात नहीं, लाट की लाट पूरी लगा दी। अब पहले इन्होंने क्या किया, उनको लगा दिया जेलर्स को। उसके बाद फिर जो बराह रास्त कमीशन के थ्रू पे एएसपी आए उनको लगा दिया। अब उनके ऊपर जो एक ग्रेड पहले बैठे थे डिप्टी सुपरिटेंडेंट, उनको नहीं लगाया। उन्होंने शोर मचाना शुरू किया तो फिर उनको लगाया।
तो उनसे पहले जो 18 वाले सुपरिटेंडेंट थे वो बेचारे, तो मुगीरी साहब क्या वजह है, क्या वो इतने डिवैल्यू हो गए हैं अफसरान के उनकी सुनी ही नहीं जा रही है? देखिए ना, मैंने बताया ना कि काजी नजीर साहब जो है आईजी जेल खाना जाते, पढ़े लिखे शख्स हैं, उसको जब तबीयत में चला गया और जब वापस आया तो उसको नहीं लगा रहे थे, एक और जूनियर को आईजी लगा दिया, चार्ज दे दिया। तो जब मीडिया में बहुत सारी खबरें आई, तनकीद होनी शुरू हो गई, तो मजबूर होकर उसी को, क्योंकि नंबर 1 पे सीनियरिटी होता है, उसको लगा दिया। अब लगाने के साथ उस पर इतना प्रेशर दे के गलत ऑर्डर करा रहे हैं। अब इनको समझना चाहिए, वो तो बेचारा मासूम है, मैं तो कहूँगा मासूम है। अच्छा। काफ़ी नौकरी है उसकी, अब क्या करे, वो तो इसके कहने पर लगा रहा है। लेकिन हमारी गवर्नमेंट को और महकमा दाखिला जो ACS होम है, सेक्रेटरी दाखिला जो है, एडिशनल चीफ सेक्रेटरी दाखिला, उनको नोटिस लेना चाहिए, उसको तगड़ा होना चाहिए, क्योंकि अगर वो तगड़ा होगा तो आईजी जेल खान जाना तगड़ा होगा। अब जब सेक्रेटरी दाखिला खुद लेट जाते हैं, बोलते ही नहीं है, इसका सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि ये बेचारे इजहार नहीं करते किसी के सामने भी। मैं पहले भी बता चुका हूँ, सेक्रेटरी दाखिला साहब जब चेयरमैन एंटी करप्शन थे, वहाँ भी इसके दौर में बहुत गलत काम हुआ। वहाँ पर एक अफसर को 19 ग्रेड में सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन के थ्रू बराह रास्त भर्ती कराया गया, और गलत तरीके से भर्ती कराया गया, क्योंकि उसके पास वो वैलिड डिग्री भी नहीं थी। लेकिन इसके बावजूद इन्होंने खामोशी से अकेले बंदे का इंटरव्यू करा के भर्ती कराया। तो मैंने उसकी वहाँ भी स्टोरी चलाई थी। इन्होंने पब्लिक सर्विस कमीशन का जो केसेस थे वो खत्म कर दिया, उन्होंने इनको इसको बंदा भर्ती कर दिया। तो मुगीरी साहब, यहाँ पर तरक्की का पैमाना क्या रखा गया है? यहाँ पर तो हमें कुछ समझ ही नहीं आ रही कि तरक्की का पैमाना यहाँ काबिलियत है या सीनियरिटी है, या फिर यूं कह लें कि क्या होना चाहिए? देखिए, सबसे पहले जो है वो सीनियरिटी है, उसके साथ में जो काबिल लोग होते हैं। लेकिन सीनियरिटी तो हमें यहाँ पर देखने को मिल ही नहीं रही है। लेकिन उनमें काबिल नहीं हो, ना सीनियरिटी है ना काबिलियत है। किस चीज के काबिलियत है मुझे बताए ना। तो किस बेस पे तरक्कियां दी जा रही हैं मुगीरी साहब? जिस वजह से उन्होंने लगा दिया, यही तो बड़ी ज्यादती है। यही तो मैं कह रहा हूँ कि अंग्रेजों के बनाए हुए इस इदारे को इंतहाई शानदार इदारा है, और जेलों का जो तस्वर था वो सिंध में हमने देखा, अपने आंखों से देखा। और इन्होंने बहुत बड़े बड़े जो फने खान, बड़े बड़े क्रिमिनल और बड़े बड़े दहशतगर्द थे, उन जेलों में ठीक कर दिया। ऐसे नहीं कि नहीं ठीक किया, बिल्कुल। और जेलों में काफ़ी ऐसे अफसरान भी हमने देखे, एक दो हमने आईजी भी देखे, उन्होंने बहुत इसरात के काम किए। उन्होंने यहाँ तक किया, 2-4 हमने सुपरिटेंडेंट भी देखे। आईजी साबिक जेल खाना जाते नुसरत मंगन साहब, वो और अपने सहतो साहब थे सुपरिटेंडेंट जेल खाना जाता। तो आप यकीन करें, उन्होंने जेलों में वो काम शुरू किए, जैसे कंप्यूटर की क्लासेस शुरू कराए, ड्राइंग की क्लासेस शुरू कराए, और जो हुनर के और सनतकारी में जो लोग एक्सपर्ट थे उनको वहाँ पे लगाया। मैं पर्सनली 1-2 बार विजिट भी करके आया हूँ, तो एक बेहतरीन तरीके से वो जेल चला रहे थे। बिल्कुल एक अच्छा इनिशिएटिव था, ताकि हुनरमंद अफराद जो हैं वो भी सामने आ सकें। हाँ, उन्होंने यहाँ तक आप यकीन करें, आर्ट्स काउंसिल में उन्होंने एक नुमाइश भी लगाई। अच्छा। कि कैदियों के हाथ की जो बनी हुई चीजें थे, जैसे हाँ उन्होंने लगाई, और उनका वहाँ पर अच्छी खासी नुमाइश में अच्छे खासे पैसे मिले। तो वो पैसे उन्होंने कैदियों को दे दिया और उनके खानदान को दे दिया, ताकि वो मुश्किलात उनकी ना आए। तो बजाय आप इस तरह तवज्जो देने से ऐसे लोगों को लगाए ना जो इस तरह की चीजों को फॉलो करें, एक ट्रेंड जो चला है उसको चलाएं। आप इस तरफ ताकि कैदियों की इस्लाह भी हो जाती है और वो काफी मोटिवेट भी होते हैं अच्छाई की जानिब। देखिए, सबसे बहुत अच्छी चीज़ है ये कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो, मैं ये नहीं कहूँगा कि सारे क्रिमिनल जाते हैं जेलों में, बहुत सारे बेगुनाह लोग भी जाते हैं, बहुत सारे पॉलिटिकल लोग भी जाते हैं। आप देखें ना, बेनज़ीर भुट्टो साहिबा से लेकर प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ साहब, शहबाज शरीफ, ये सिंध के जेलों में रहे हैं। तो क्या हम कहेंगे कि ये अच्छे कैदी नहीं थे? बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही। आसिफ साहब ने बहुत ज़्यादा पीरियड यहाँ काटा है। उसके अलावा बहुत बड़ी लंबी लाइन है कैदियों की, पॉलिटिकल लोग भी रहे हैं। उन्होंने खुद कैदियों में एक अच्छा एनवायरनमेंट कायम किया। बहुत सारे ऐसे वार्ड थे कि ये पॉलिटिकल लोग खुद चलाते थे, एक अच्छे एनवायरनमेंट के लिए, एक गुड जेस्चर के लिए, ताकि कैदियों के दिमाग में ये ना हो कि हमने कोई गलत काम किया है, तो उसको बाहर जब निकलें तो एक अच्छा इंसान होके निकले। तो ये सिलसिला भी चला काफ़ी टाइम। लेकिन जब भी अभी आप इस तरह के जूनियर्स को लगा देंगे, वहाँ सीनियर बैठे हैं, तो सीनियर क्या तवज्जो देंगे? वो कहेंगे कि भाई आपने खुद ही आप डिसिप्लिन को ख़राब करें, फिर हमसे क्या तवक्को रख रहे हैं?
सारे पैसे डिस्ट्रीब्यूट होते हैं सिर्फ एक जगह से, आप सब यहाँ से होते हैं। अच्छा, मजे की बात है कि जिन कंपनियों को ये पेमेंट की गई वो सारी कंपनियां कराची की हैं, पेमेंट हैदराबाद से हो रही हैं। ठीक, तो आप देखें ना, देयर इज समथिंग फिशी फिशी क्या है आखिर भला इस चीज़ की। अब ये चीज़ भी शुरू हो गई है, करप्शन का एलिमेंट भी शुरू हो गया है। एक तरफ जैसे मैंने बताया कि डिसिप्लिन खराब हुआ है कि जूनियर क्लर्कों को आपने जेलर करके, बिल्कुल मुगीरी साहब, यही सवाल मैं आपसे करने वाली थी कि ये बताएं कि करप्शन को तो हम बाद में डिस्कस करेंगे, सबसे पहले तो ये बताएं ये जो तरजीह दी जा रही है जूनियर अफसरान को सीनियर्स पर, तो इसका क्या नुकसान देखने में आ रहा है और फर्दर ऑन कितना नुकसान हो सकता है? देखिए, बहुत बड़ा नुकसान होगा, हो रहा है, होगा भी, क्योंकि जो सीनियर्स हैं, जो काबिल लोग हैं, वो डिसर्ट हो जाएंगे, वो फिर काम नहीं करेंगे, वो छोड़ देंगे, हाथ निकाल देंगे। हो रहा है, यही हो रहा है ना। देखिए, लड़काना में आपने जिस बंदे को लगा दिया, वो पॉलिटिकल सोर्स उस बंदे को लगा दिया, वहाँ पर सीनियर को हटा के जूनियर को लगा दिया, इसलिए कि वो किसी हुक्मरान का रिश्तेदार है। अच्छा। जब उसको लगा दिया तो औरों ने शोर किया, तो उन्होंने कहा कि आप खामोश रहे, आपको भी हम एडजस्ट कर रहे हैं। ठीक है। तो 2-4 और लगा दिए, फिर 2-4 और MP MLA ने शोर किया कि जब आपने इनको लगा दिया तो मेरे रिश्तेदार ने क्या गुनाह किया, फिर उनको भी लगा दिया। तो अब इस तरह से ये सिलसिला चल पड़ा है। अब इसको रोकेगा कौन? बिल्कुल, मुझे पता नहीं है कि CM साहब को के नॉलेज में ये बात है कि नहीं है। CM साहब इस वक्त बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, सैयद मुराद अली शाह साहब, उसको नोटिस लेना चाहिए। तो मुगीरी साहब, क्या इन तमाम वाक़यात को हाईलाइट नहीं किया गया चाहिए कि इस तरह की जो पोस्टिंग हो रही है कि जूनियर्स को सीनियर्स पर तरजीह दी जा रही है, हाईलाइट करने वाला कोई नहीं है? बड़ी बदकिस्मती है कि हमारे जो मीडिया के दोस्त हैं वो हाईलाइट नहीं कर रहे हैं। पता नहीं उनसे दोस्तियां हैं, इनकी क्या मजबूरी है या नहीं मुगीरी साहब, ये ना कहें, हम तो हाईलाइट कर रहे हैं, हम तो आज इस अहम इशू को सामने लेके आए हैं। देखिए, हम तो बता रहे हैं ना, मैं दूसरी मीडिया की बात कर रहा हूं कि उन पर भी फर्ज बनता है कि वो इन चीजों को, एक अच्छे महकमे का डिसिप्लिन तबाह हो रहा है, बर्बाद हो रहा है, बिल्कुल, उसको कौन हाईलाइट करेगा? बिल्कुल, एक ऐसा महकमा जहां पर सबसे ज्यादा डिसिप्लिन की जरूरत है, वहीं पर इस तरह की बेज़ाब्तियां देखने में आ रही हैं। हाँ, देखिए ना, तो मैं यही कह रहा हूँ कि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब और CM सिंध मुराद अली शाह साहब को खुद को नोटिस लेना चाहिए। उनको वजीर जेल खाना जात, सेक्रेटरी दाखिला, IG जेल खाना जात को बुला के कहना चाहिए, पूछना चाहिए कि ये बताएं ये क्यों हुआ है। मुझे यकीन है इनके पास कोई जवाब नहीं होगा, ये वो जवाब वही देंगे कि ये फलां का बेटा है, ये फलां का भाई है, फलां ने कहा, इसने कहा, उसने कहा, लेकिन कोई सॉलिड ग्राउंड नहीं होगा कि किस मेरिट पे आपने इन जूनियर्स को लगा दिया और आपने जेलों का इस तरह से निज़ाम बर्बाद कर रहे हैं। अल्लाह खैर करे। जिस तरह मुझे तो बहुत कोफ्त भी हो रही है और मुझे खदशा भी है, जिस तरह से सिंध के दीगर बहुत सारे महकमे ऐसे बैठ गए हैं, तो ये वो जेल का महकमा। तो मुगीरी साहब, अगर यही हालात रहे तो क्या हम तवक्को कर सकते हैं कि इन लोगों का भी एहतसाब होगा या इनका भी ऑडिट किया जा सकेगा? मुझे नहीं लग रहा, मुझे भी नहीं लग रहा। इस रिजीम में, इस सूरत हाल में मुझे नहीं लग रहा कि करेगा कौन। देखे ना, बिल्कुल मैं कह रहा हूँ ना, वजीर जेल खाना साहब करेंगे, सेक्रेटरी दाखिला करेंगे या IG जेल खाना जात करेंगे, मैं समझ तो नहीं होगा, क्योंकि पॉलिटिकली प्रेशर यहाँ पर इतना है कि ये लोग प्रेशर ले नहीं सकते। MR जो कराची का इंतहाई अहम है, उनमें एक अच्छे अफसर को वहाँ तैनात कर दिया। DG साहब अच्छा काम कर रहे हैं, अच्छे सेक्रेटरी सलीम राजपूत साहब को उन्होंने लगा दिया, काम कर रहा है। देखिए, जो काम कर रहा है नजर आ रहा है, जो काम नहीं करेगा वो भी हमें नजर आ रहा है। बिल्कुल मुगीरी साहब, अच्छे लोगों का जिक्र जरूर करना चाहिए, जो अच्छा काम कर रहा हो उसको जरूर हाईलाइट करना चाहिए। लेकिन एक और चीज जो आपने अभी कबल हाईलाइट की थी करप्शन के वाकयात के हवाले से, सिर्फ एक आखिरी बात बता दें कि जब वो जाली बिल जो होते हैं उन्हें पास किया जाता है, तो क्या पास करने से पहले उनकी कोई जांच पड़ताल नहीं की जाती, कोई स्क्रूटनी नहीं की जाती है? देखिए, उसूलन कानूनन प्रोसीजर के तहत इनको तो पता होता है ना कि हमने ये टेबल लिया है, हमने कैमरा लिया है, हमने पेन लिया है, या जो भी चीज़ ली है वो इनके पास होता है। लेकिन बदकिस्मती से ये दिखा रहे हैं कंटीजेंसी में, यहाँ वहाँ पिना, ऐसे चीज़ें दिखा रहे हैं जो सरेआम उसका काम होता नहीं है। बदकिस्मती से अगर हुआ भी होगा तो 20-30% होगा, बाकी पैसे जेबों में जा रहे हैं। तो आपने एक DDO को ये क्यों अख्तियार दिया है कि वो सारे सिंध के पैसे उनके पास आएँ, फिर वो रिलीज़ करता फिरेगा? देखिए, अगर आप एक को देंगे तो सारे सिंध के जेल उनके मोहताज होंगे ना।
बिल्कुल ऐसे ही बात करेंगे, ये कहेगा ठीक है मुझे इतनी कमीशन दे दो, मैं दे रहा हूँ। बिल्कुल मुगीरी साहब, देखा जाए तो बड़े ही अफसोस का मुकाम है एक महकमा जेल खाना जात जहां पर सबसे ज्यादा डिसिप्लिन होना चाहिए, वहीं पर बेज़ाब्तियां देखने में आ रही हैं। हमारी ये दरख्वास्त है या इल्तजा है कि वज़ीर आला सिंध इस हवाले से कोई बेहतर इनिशिएटिव लें ताकि इस तरह की बेज़ाब्तियां देखने में ना आए। नाज़रीन, बात करेंगे शहर मुल्तान की, जहां पर मैप्को की हाउसिंग सोसाइटी कायम ना होने के बायस 14,000 अलॉटीज के अरबों रुपए दांव पर लग गए हैं। हजारों शहरियों ने अपनी जमा पूंजी सोसाइटी की फाइलें खरीदने में लगा दी हैं और 9 साल गुजरने के बावजूद वाबडा टाउन फेज 3 का कयाम अमल में नहीं लाया जा सका है। नाज़रीन, नैब मुल्तान की जानिब से तहकीकात का अमल भी शुरू किया गया था, इसके बावजूद वाबडा टाउन फेज 3 कायम नहीं हो सका है और वाबडा टाउन फेज 3 का रकबा तो मौजूद है, ताहम इंफ्रास्ट्रक्चर तामीर किया गया, ना ही सड़कों की तामीर की गई। इस खबर के अंदर की खबर क्या है, जानते हैं शेख अरसलान से। अरसलान, सबसे पहले तो ये बताएं कि अलॉटी से पैसे ले लिए गए, अब तक कब्जा क्यों नहीं दिया गया, क्या मौकिफ दिया जा रहा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें फरजाना, ये एक तवील माजरा है जिसके कई पहलू हैं। हम इसकी जो है ना वो बैकग्राउंड पहले बताते हैं। वाबडा टाउन एम्प्लॉयज़ कोऑपरेटिव सोसाइटी जो है ये मुल्तान समेत पंजाब के दीगर शहरों में भी है और ये जो है बड़ी ही इसका शुमार पॉश सोसाइटीज़ में होता है। तो मुल्तान समेत ये दीगर अजला में भी है। मुल्तान में वाबडा टाउन फेज़ 1 और 2 का कामयाबी से इनकाद किया गया था और ये बड़ी ही कामयाब सोसाइटी रही। यहाँ इधर तकरीबन 5,000 के करीब यहाँ रेजिडेंट्स हैं। तो ये जब फेज़ 3 का मामला आया तो साल 2012 में ये काम शुरू होता है। साल 2012 में इसका पेपर वर्क किया जाता है और इसके लिए जो है वो फाइल वर्क भी किया जाता है और मुख्तलिफ इन्वेस्टर्स से 6,000 कनाल अराजी खरीद की जाती है। अच्छा। अब गवानीन के मुताबिक उन इन्वेस्टर से जिनसे ये अराजी खरीद की जाती है उन्हें वाबडा टाउन फेज 3 की फाइल दी जाती हैं। अच्छा। फाइल्स उनको दी जाती हैं। अब और उसके बाद जो शहरी हैं उनको कुरानदाजी के जरिए जो है बैलेटिंग के जरिए ये फाइल्स फरोख्त भी की जाती हैं। अब सबसे बड़ा मसला तब आता है जब यही इन्वेस्टर्स, मैं सबका नाम नहीं लूंगा, कुछ इनमें से इन्वेस्टर्स ऐसे रहे जिन्होंने वो अराजी वाबडा टाउन को भी फरोख्त कर ली, फाइलें भी ले ली, उसके बाद वही अराजी उन्होंने आगे भी बेच दी, जिसके बाद नैब का जो है नैब मुल्तान की जानब से एक्शन लिया गया। और नैब मुल्तान की जानब से एक्शन लिया गया साल 2016 में और उसके बाद ये होता है कि महकमा कोऑपरेटिव की जानब से जो है SGM बुलाई जाती है, जिसको स्पेशल जनरल मीटिंग कहते हैं। और SGM में ये फैसला किया जाता है कि मैप्को का रोल जो है वो इन मामलात में अब महदूद किया जाएगा, बल्कि उन्होंने SGM के जरिए मॉडल बायलॉज जो हैं वो लाए और उसके बाद मैप्को का जो रोल है वो बिल्कुल ही ख़त्म कर दिया। पहले मैप्को के अफसरान जो हैं इस हाउसिंग सोसाइटी के जो मामलात हैं वो भी देखते थे, CEO मैप्को मुल्तान जो है वो भी देखते थे और इनमें जो है वो मैनेजमेंट कमेटी में भी उनका हिस्सा होता था। तो अब मैनेजमेंट कमेटी जो है इस वक्त मुल्तान में मैनेजमेंट कमेटी और कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट जो है ये मामला चला रहे हैं। और मामला चलाने के हवाले से आपको बताएं कि मैनेजमेंट कमेटी में जो है वो हर 3 साल बाद इलेक्शन होते हैं और जो वाबडा टाउन फेज़ 1 और फेज़ 2 के रेजिडेंट्स हैं वो जो हैं उनका चुनाव करते हैं और इस वक्त वो 3 साल के लिए चुनाव करते हैं। मुल्तान में इस वक्त 2 बड़े ग्रुप्स हैं, एक वॉलंटियर ग्रुप है, दूसरा वाबडा रेजिडेंट एंड संघेड़ा ग्रुप है। तो ये दोनों ग्रुप हैं और ये इनकी सियासत चलती है और इन्हीं का इलेक्शन आपस में होता है। मैनेजमेंट कमेटी की जानब से जो है वो इनके ये वाबडा टाउन के इंतजामात चलाए जा रहे हैं। वाबडा टाउन के जो अकाउंट्स हैं, बैंक अकाउंट्स हैं, वाबडा टाउन में कोई डेवलपमेंट वर्क है तो वो यही जो मैनेजमेंट कमेटी है कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट के साथ बात वगैरह करके उनसे कनेक्शन रख के उनके ये सारा मामला चलाते हैं। सोसाइटी के लिए ये बुकिंग कब से शुरू की गई थी, अलॉटीज कितने थे, क्योंकि इस वक्त सबसे ज्यादा ख्वार तो अलॉटीज ही हो रहे हैं? जी, ये बुकिंग तो 2012 और 13 से शुरू कर दी गई थी फेज़ 3, क्योंकि फेज़ 1 और 2 इतना कामयाब था कि जो शहरी थे उन्होंने ये देखा फेज़ 1 और फेज़ 2 की कामयाबी के बाद जब फेज़ 3 शुरू किया गया तो सरमायाकारी के लिहाज से ये सबसे सेफ हाउसिंग सोसाइटी थी, क्योंकि ये इसमें वाबडा टाउन क्योंकि सरकारी डिपार्टमेंट के अंदर होती है कोऑपरेटिव सोसाइटीज़, तो उनको इसमें बड़ी ही दिलचस्पी रही है और 14,000 से ज़्यादा अलॉटीज़ हैं
उन्होंने ये अपने जो है वो जमा पूंजी जो है वो खर्च करके ये इसमें जो फाइलें खरीद की। फाइलें खरीद करने के बाद उन्होंने सोचा था कि ये बैलेटिंग के बाद इनको ये प्लॉट्स दिए जाएंगे, प्लॉट्स के बाद वहाँ पर वो घर बनाएंगे या उनको बेचेंगे। ताहम ऐसा ना हो सका, ताहम अब तक ये सोसाइटी जो है वो इल्तवा का शिकार है। अच्छा अरसलान, ये बताइएगा कि अलॉटीज से कितनी रकम वसूल की गई थी और अदायगी के बाद अलॉटीज को क्या दिया गया था? क्योंकि फेज़ 1 फेज़ 2 तो काफ़ी कामयाब थे, जिसके बाद उन्होंने ज़ाहिरी तौर पे काफ़ी रकम दी होगी। हाँ जी, बिल्कुल ऐसे ही है। फेज़ 1 फेज़ 2 के बाद जब इन्होंने फेज़ 3 शुरू किया तो इन्होंने फाइल्स फरोख्त की। जैसा कि मैंने शुरू में बताया, 6000 कनाल अराजी इब्तिदा में इन्होंने खरीद की थी। 3 मौज़ूआत जिनको हम हल्का कहते हैं, 3 हल्कों में ये सोसाइटी है। अच्छा। मौज़ा करपालपुर, बख्शीशगढ़ और मौज़ा शाख मदीना, ये 3 मौज़ों के अंदर ये सोसाइटी, हाउसिंग सोसाइटी है। फेज़ 3 जो बन रहा है ये 3 मौज़ों में है। और इधर जो है फ़ाइलों की ख़रीद की मद में 12 लाख की फ़ाइल भी फ़रोख्त हुई, 15 लाख की भी फ़ाइल फ़रोख्त हुई। अच्छा। 5 मरले, 10 मरले, 1 कनाल बिल तरतीब जो है इनके मुख्तलिफ रेट्स थे। तो जिसमें अलॉटीज़ ने जो है वो फ़ाइलें ख़रीद की थी। उस वक्त फ़ाइल ख़रीद करने के बाद अगला अमल जो बैलेटिंग का होता है, बैलेटिंग के बाद प्लॉट्स जो हैं उनके वो अलॉट होते हैं, उनकी बाकायदा उनको नंबरिंग दी जाती है, नक्शा दिया जाता है कि इसमें आपका ये प्लॉट है, ये नंबर है और इस जगह आपका प्लॉट होगा। तो बैलेटिंग तो हुई नहीं। बैलेटिंग के ये सिर्फ इनको क्या वजह अरसलान? क्योंकि फेज़ 1 फेज़ 2 तो बहुत अच्छे तरीके से कामयाब हुए, फिर फेज़ 3 की तकमील में इतनी ताखीर की क्या वजह थी? क्या जिम्मेदारी किसके ऊपर आयद होती है? क्यों नहीं किया गया उसे कंप्लीट? हम इसमें यही कहते हैं कि हमने ये देखा है कि जो वाबडा टाउन में 2 ग्रुप्स हैं, वॉलंटियर ग्रुप और वाबडा रेजिडेंट एंड संगेड़ा ग्रुप, ये दोनों की सियासत है। इन दोनों की जो सियासत है, इनकी बाहमी चपकलिश की वजह, एक बड़ी वजह है कि वाबडा टाउन फेज़ 3 अब तक नहीं बन सका ना। अच्छा। एक दूसरे की टांगे इन्होंने खींची हैं और जिसका लामहला नुकसान जो है वो अलॉटीज़ को हुआ है। उसमें महकमा कोऑपरेटिव पंजाब की भी नाअहली है और उनकी भी जो है वो सुस्ती रही है, बल्कि हम गफलत कह लें कि उन्होंने जब ये सईद खान फोत हो गए तो उसके बाद SGM के जरिए मॉडल बाई लॉज ले आए। उसमें मैपको का रोल खत्म कर दिया गया और महकमा कोऑपरेटिव और मैनेजमेंट कमेटी ही ये मामला देखती रही। अब इस वक्त भी वाबडा के अकाउंट में अरबों रुपए मौजूद हैं। अच्छा। जो वाबडा टाउन की सोसाइटी का जो अकाउंट है और उस अकाउंट की देखभाल मैनेजमेंट कमेटी कर रही है। ये वाबडा टाउन फेज़ 3 बना सकते हैं और तो मैनेजमेंट कमेटी पूछती क्यों नहीं है कि क्यों इसको मुकम्मल क्यों नहीं किया जा रहा? जी बिल्कुल, मैनेजमेंट कमेटी की जानब से अवाम जो अलॉटीज़ थे उनसे ये वादा किया गया। रिसेंटली लास्ट ईयर जो है इसके इलेक्शन भी हुए थे और उसमें इनका एक ही नारा था कि आप हमें वोट दें, हम इंशाल्लाह जब सदर प्रेसिडेंट जनरल सेक्रेटरी ये सब ओहदे जो हैं इनके पास आएंगे तो ये जो है वाबडा टाउन फेज़ 3 बनाएंगे। तो लास्ट ईयर इलेक्शन हुआ, 1 साल हो गया है, वॉलंटियर ग्रुप इस वक्त इक़्तिदार में है और लेकिन हमने देखा है कि वाबडा टाउन फेज़ 3 की हवाले से कोई काम नहीं किया गया। MDA के हवाले से जो MDA के तहफ़्फ़ुज़ात थे कि नक्शा की जो मंजूरी है और नक्शे में जो इन्होंने मज़ीद ज़मीन खरीदी है, मज़ीद अराजी खरीदी है, उस हवाले से भी कोई काम नहीं किया गया। सिर्फ और सिर्फ इस वक्त सिर्फ बातों से ही काम चलाया जा रहा है। अरसलान, आपने 2 ग्रुप्स का जिक्र किया, उन 2 ग्रुप्स के अलावा अगर हम इदारों की बात करें तो कौन से ऐसे इदारे हैं जो सोसाइटी की तकमील में ताख़ीर के जिम्मेदार हैं इस वक्त? महकमा हाउसिंग पंजाब और कोऑपरेटिव सोसाइटी, महकमा कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट पंजाब, महकमा कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट और जो महकमा हाउसिंग है ये जो हैं जिम्मेदार हैं, क्योंकि इनसे भी इजाज़त लेनी पड़ती है। इनके साथ भी जो है वो ख़त किताबत भी होती है। अच्छा। और इनकी इजाज़त से जो है रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव सोसाइटी जो है पंजाब के, रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव सोसाइटी पंजाब, ये हेड करते हैं इसको और इनकी इजाज़त से डे टू डे अफेयर्स भी चलाते हैं ये। तो ये इन ग्रुप्स के अलावा ये महकमे भी हैं जो है वो गफलत के जिम्मेदार हैं। मैपको के जो तर्जुमान है उनका कहना है मुल्तान के कि क्योंकि मॉडल बाई लॉज के बाद जो है वो हमारा किरदार तो बिल्कुल ख़त्म हो गया, तो लिहाजा यही हमारी तरफ से कोई गफलत की बात नहीं है। तो ये गफलत जो है इन यहाँ से आ रही है। पहले जो है वाबडा टाउन फेज़ 1 और फेज़ 2 जब बने थे तो मैपको का किरदार रहा, मैपको के CEO, मैपको के अफसरान जो थे वो इनमें इन्वॉल्व थे। यही वजह थी कि ये जो फेज़ 1 और फेज़ 2 कामयाबी से बन गए। फेज़ 3 में जो है करप्शन, बदउनवानी, लालच, तमा नफसानी, ये सब चीज़ें सामने आई हैं। अच्छा अरसलान, बड़ी एक अजीब सी बात है कि फाइलें तो पहले ही बिक चुकी थी यहाँ की, तो किस चीज़ की कुरानंदाजी फिर वो करना चाह रहे थे कि कुरानंदाजी के बाद जो है वो अलॉट किए जाएंगे? अगर फाइलें बेच दी थी तो किस चीज़ की फाइलें बेची थी फिर?
नहीं, ये फरजाना ऐसे है कि ये कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ में सबसे पहले फाइल्स फरोख्त होती हैं। फाइल एक वादा होता है कि आप अलॉटी को कि आपका प्लॉट आपको प्लॉट दिया जाएगा। अच्छा। अभी फाइल्स के जब फाइल्स फरोख्त की जाती हैं उसमें सिर्फ प्लॉट का जो रकबा है वो मेंशन किया जाता है कि 5 मरले की फाइल है, 10 की फाइल है, 15 की फाइल है या 20 मरले 1 कनाल की फाइल है। उसमें ये नहीं बताया जाता कि ये प्लॉट कहाँ वाक़या होगा। अच्छा। ये जब फाइल्स जब फरोख्त कर दी जाती हैं उसके बाद बैलेटिंग का अमल आता है जिसको कुरानदाजी कहते हैं। कुरानदाजी में जो है वो नक्शे के मुताबिक कुरानदाजी में जो अलॉटीज़ होती हैं उनको बाकायदा तौर पर उनको प्लॉट्स जो हैं वो दिखाए जाते हैं कि ये यहाँ पर आपका प्लॉट है, और उसमें तरक्याती काम भी किए जाते हैं, पार्क्स भी बनाए जाते हैं, मस्जिद भी बनाई जाती है, जिम भी बनाए जाते हैं, और दीगर जो हैं वो तरक्याती काम भी किए जाते हैं। ये किसी हर सोसाइटी में ऐसे ही है, हाउसिंग सोसाइटीज़ में। तो कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट के अंडर मुल्तान में इस वक्त 14 हाउसिंग सोसाइटीज़ हैं। वाबडा टाउन जो है वो उनका शुमार जो है अभी भी पॉश सोसाइटीज़ में होता है। वाबडा टाउन फेज़ 3 ना बनने की एक बड़ी वजह हमने तो यही देखा है कि इस वक्त महकमा कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट और जो इस वक्त जो 2 ग्रुप्स हैं उनकी आपस में बामी चपकलिश है, एक दूसरे के खिलाफ मुकदमाबाजी दरख्वास्तबाजी करते हैं। ये एक बड़ी वजह है जिससे अलॉटीज़ ने सफ़र किया बहुत। बिल्कुल ऐसा ही है अरसलान। अगर हम अराजी के हवाले से बात करें तो अराजी की खरीदारी के हवाले से भी बहुत सी बेज़ाब्तियाँ थी जो सामने आई थी। क्या बेज़ाब्तियाँ थी और क्या उन बेज़ाब्तियों के सामने आने के बाद कोई कार्रवाई अमल में लाई गई थी? जी, ये बेज़ाब्तियाँ शुरू में ही आ गई थी सामने। ये इस तरह जैसे मैंने पहले बताया कि जब ये अराजी खरीद की गई थी सईद खान की जानब से 6000 कनाल, बाद में मजीद भी अराजी खरीद की गई थी। तो ये अराजी जब खरीद की जाती है तो इसमें इन्वेस्टर्स इन्वॉल्व होते हैं। इन्वेस्टर्स जो हैं वो क्योंकि सेक्रेटरी और जो वाबडा टाउन की मैनेजमेंट कमेटी है वो बराह रास्त अराजी नहीं खरीद सकती, बीच में इन्वेस्टर्स जो डेवलपर्स जो होते हैं उनके जरिए खरीदी जाती है। और जब उन्होंने ये अराजी इनको बेची तो उन्होंने अराजी के बदले इनको फाइल्स फरोख्त की, इसकी वाबडा टाउन फेज़ 3 की फाइल्स फरोख्त की। और उन्होंने जब वाबडा टाउन फेज़ 3 के नाम वो अराजी फरोख्त कर दी तो साथ ही उन्होंने वही अराजी आगे दूसरी और तीसरी और चौथी जगह भी फरोख्त कर दी, जिसकी वजह से ये बदउनवानी और ये सारा मामला करप्शन का ये सामने आया था, और जिसकी वजह से अलॉटीज़ ने सफ़र किया है। तो अलॉटीज़ की जानिब से क्या कार्रवाई की गई? उनकी जानिब से क्या कहा गया कि हम क्या उन्होंने पैसे वापस मांगे या उनको पैसे वापस दिए गए या फिर प्लॉट अलॉट कर दिए गए? नहीं, प्लॉट अलॉट अभी नहीं हुए। अलॉटीज़ के पास फाइल्स हैं, अलॉटीज़ के पास फाइल्स हैं। अलॉटीज़ इस उम्मीद पर अब भी बैठे हैं। तो उन्हें किस तरह से कंसोल किया जा रहा है? क्या कहा जा रहा है अब उनको? अलॉटीज़ को क्या कहा जा रहा है? अलॉटीज़ को तो यही कहा जा रहा है कि इंशाल्लाह फ्यूचर में ज़रूर ये फेज़ 3 बनेगा और आपका जो ये पैसे डूबेंगे नहीं। तो उन्होंने इससे कबल बहुत से फॉरम्स पर रब्ता किया लेकिन उनकी कोई सुनवाई नहीं हुई। जो इस वक्त मैनेजमेंट कमेटी है उसकी जानब से यही कहा गया कि आपके जो हैं वो आप ये सोसाइटी बनेगी, आपके पैसे नहीं डूबेंगे और आपकी बाकायदा बैलेटिंग के बाद और दीगर तरक्याती कामों के बाद जो है जब ये सोसाइटी बन जाएगी तो आपको प्लॉट अलॉट कर दिया जाएंगे। ये चूरन कब से बेचा जा रहा है अलॉटीज़ को? क्या कोई टाइम फ्रेम भी दिया गया है कि इतने टाइम के बाद आपको दे देंगे हम? जी फरजाना, यही तो अफसोसनाक बात है कि ये 2017 से ये चूरन बेचा जा रहा है। 2016-17 से ये चूरन बेचा जा रहा है कि आपको जो है वो ये फाइल्स जो हैं आपकी महफूज हैं और इस वक्त उनके पास फाइल्स हैं। और इस तरह ये फाइल्स जो हैं वो जो अलॉटीज़ हैं ये इसकी वो ट्रेडिंग भी करते रहते हैं, खरीद फरोख्त भी करते रहते हैं। लेकिन क्योंकि इस वक्त ये फेज़ 3 बन नहीं सका है तो ये इसकी कीमत इंतहाई कम होती है। कम कीमत पे ये आधी से कम कीमत जो उन्होंने खरीदी होती है उससे भी कम कीमत में ये फरोख्त कर देते हैं। इस वक्त अलॉटीज़ जो हैं वो 14,000 से ज़ायद हैं और वो मुंतज़िर हैं कि किस दिन ये सोसाइटी बने और हमें हमारे प्लॉट जो हैं वो अलॉट किए जाएँ। बिल्कुल, मासूम अवाम जो है वो इसी इंतजार में है किसी तरह से ये मामला हल हो, बेज़ाब्तियाँ जो सामने आई थी उन्हें दूर किया जाए और उनकी डूबी हुई रकम जो है उनके एक प्लॉट की सूरत में उनको वापस मिल जाए। नाज़रीन, वापस आएंगे एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। कहते हैं किसी भी कौम की तरक्की और कामयाबी का इन्हिसार उस मुल्क के तालीमी निज़ाम पर होता है। जी हाँ, FPSC साल 2022 की रिपोर्ट में लाजमी मज़ामीन में 43% उम्मीदवार नाकाम हुए हैं और रिपोर्ट के मुताबिक अंग्रेज़ी, मजमून नवेसी, जनरल नॉलेज, इस्लामियात में बदतरीन कारकर्दगी सामने आई है।
CSS करने वाले उम्मीदवारों की तादाद में रिकॉर्ड इजाफा हुआ है, मगर कारकर्दगी मायूस कुन रही है। मजीद इस बारे में बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद नुमाइंदा खसूसी इस्लामाबाद रियाजुल हक। रियाज, सबसे पहले तो ये बताइए, तालीमी निज़ाम की तबाहाली पर रिपोर्ट में क्या क्या इंकिशाफात सामने आए हैं? बहुत शुक्रिया फरजाना। इस रिपोर्ट की दिलचस्प बात यह है कि इस रिपोर्ट को पहले 2017 तक जो है वो वेबसाइट पर अपलोड कर दिया जाता था, और हर साल जब ये रिपोर्ट आती थी तकरीबन इसी तरह जुलाई अगस्त के महीने में तो उसमें ये होता था कि वेबसाइट पे PDF में ये सारी बुक अपलोड कर दी जो रिपोर्ट है सारी वो अपलोड कर दी जाती थी, और उसके बाद जो है जो भी देखना चाहता था इस रिपोर्ट को देखता था। लेकिन 2017 के बाद इस रिपोर्ट को जो है इन्होंने बाकायदा तौर पे अपलोड करना ही छोड़ दिया। उसकी वजह यह है कि इस रिपोर्ट में इतनी बुरी कारकर्दगी है CSS के हवाले से, जितने भी इम्तिहानात होते हैं, यानी हम अपनी नाज़रीन को बताते चलें कि पाकिस्तान में ग्रेड 17 से 22 की जो भर्तियाँ हैं मोस्टली जो हैं वो तमाम के तमाम जो है वो FPSC यानी फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन जो है वो करता है, और CSS के थ्रू बड़ा एक कम्पिटेटिव एग्ज़ाम होता है। दिन में 2 पेपर होते हैं और जिसमें लाजमी मज़ामीन भी होते हैं, हम उसकी भी बात करेंगे। तो ये सारा जो है वो डेटा और वो जो पिक्चर जब वो 2017 तक 16-17 तक बहुत ज़्यादा अखबारात में मीडिया में भी रिपोर्ट आता था, तो बड़ा क्रिटिसिज्म होता था कि ये कारकर्दगी है, ये हमारे निज़ाम तालीम की जो है सूरत हाल है। FPSC से भी जो है वो सख्त तनकीद होती थी कि ये इनकी कारकर्दगी है। उन्होंने 17 के बाद रिपोर्ट ही जो है वो अब ये करते हैं, चूँकि कानून के मुताबिक FPSC के जो बाई लॉज हैं उसके मुताबिक इसको पार्लियामान में जो है वो पेश करना होता है, यानी सेनेट और कौमी असम्बली दोनों में। तो अब पिछले दिनों जब ये रिपोर्ट आई कि इन्होंने पेश करना है, तो मैं जो पहुंचा और जब ये रिपोर्ट पेश की उन्होंने हाउस में सेनेट में, तो कॉपी मैंने वहाँ से उठा ली। तो अभी तक तो मैंने कहीं इस हवाले से कोई खबर वगैरह भी नहीं देखी। ज़ाहिर है इसमें बहुत ज़्यादा डिटेल्ड से कम्प्रीहेंसिव डेटा है। और हमारे निज़ाम तालीम का जो है मुंह बोलता सबूत है जो बदकिस्मती से हमारी कारकर्दगी है। मिसाल के तौर पर 5 साल का डेटा है 2018 से 22 का, तो 2018 में 11,781 के करीब जो है लोग थे, उन्होंने अप्लाई किया था लाजमी मज़ामीन की अगर हम बात करें। फिर उसके बाद अब 2022 में जब लोगों ने अप्लाई किया तो वो तादाद जो है वो 19,440 तक, यानी तकरीबन 20,000 तक वो तादाद पहुंच गई। तो जो तादाद है अप्लाई करने वालों की वो बढ़ती जा रही है। लेकिन बदकिस्मती ये है कि इस्लामियात, पाकिस्तान अफेयर्स, जो करंट अफेयर्स हैं उसमें सबसे ज़्यादा बच्चे फेल हुए हैं। जो सबसे आसान समझा जाता है यानी जनरल नॉलेज वगैरह के हवाले से इस्लामियात पाकिस्तान, जो ज़ाहिर पाकिस्तान अफेयर जो हमें तो अजबर होनी चाहिए ये चीज़ें, 16-17 साल जो है तालीम में ये हम पढ़ते रहते हैं, लेकिन वो उस हवाले से बदतरीन कारकर्दगी है। उसके साथ साथ जो सबसे ख़तरनाक बात है वो ये है कि 4% जो सारे उम्मीदवार थे लाजिम जो इंग्लिश का मजमून होता है उसमें 4% उम्मीदवार जो है वो पास हुए थे। जो सबसे बदतरीन कारकर्दगी तमाम जो कोर्सेज हैं उसमें शुमार होती है कि अंग्रेज़ी में। और आगे चल के मैं आपको बताऊंगा एग्जामिनर्स रिव्यू था, सारा जायजा था, उनकी रिपोर्ट में क्या गया। फिलहाल हम आदाद शुमार पे बहस करते हैं। पाकिस्तान अफेयर में 14% जो है वो पास हुए, करंट अफेयर्स में 16% और जनरल साइंस में 14% इसी तरह, और कंप्यूटर साइंस में। और जब देखा जाए कि किस किस्म के लोगों ने अप्लाई किया, उनका बैकग्राउंड क्या था एकेडमिक, तो तकरीबन 53% वो थे जिन्होंने इंटरनेशनल अफेयर्स पढ़ा हुआ था। और 35% वो थे जिन्होंने पॉलिटिकल साइंस या सियासियात पढ़ा हुआ था। 2% कंप्यूटर साइंस और 14% वो थे जिन्होंने जनरल साइंस पढ़ा हुआ था। और अगर इदारों की बात की जाए तो प्राइवेट जो इदारे हैं उनमें 29% बच्चे जो थे वो प्राइवेट इदारों के थे जो सबसे ज़्यादा कामयाब हुए हैं। 29% जो पास हुए हैं, और वो सबसे ज़्यादा उनकी तादाद थी तमाम इदारों में, सरकारी जो थे, प्राइवेट थे, मुल्क से बाहर पढ़ के आए हुए थे, एकेडमीज़ में पढ़े हुए थे, सेल्फ टॉट थे, घरों पे पढ़े हुए थे, उन सब का। और जो मजहबी जो इदारे हैं, मदारस वगैरह हैं, उन सब के तलबा में जो प्राइवेट इदारे थे 29% उनके तलबा जो थे सबसे ज़्यादा पास हुए हैं। इससे हमें अंदाज़ा होता है कि हमारे निज़ाम तालीम में किस तबके का जो हिस्सा है वो ज़्यादा सूदमंद है, और बाकी जो सरकारी इदारे हैं जिस पे अरबों रुपए जो है 1000 अरब से ज़्यादा जो है रुपए चारों सूबे और वफाकी हुकूमत खर्च करती है, उसके रिजल्ट्स क्या हैं। और यूनिवर्सिटीज़ की अगर बात की जाए तो पंजाब यूनिवर्सिटी के 2161 तलबा ने जो हिस्सा लिया, इसमें सिर्फ 38 बच्चे पास हुए, बाकी सारी के सारे फेल हो गए। इसी तरह नस्ट यूनिवर्सिटी जो पाकिस्तान की जो है नामी गिरामी जो है यूनिवर्सिटी समझी जाती है इस्लामाबाद में, उसके 427
जो है वो तलबा ने हिस्सा लिया, ये निस्बतन अच्छी परफॉर्मेंस है। उसके 36 जो तलबा थे वो जो उम्मीदवार थे वो पास हुए। कराची यूनिवर्सिटी के 478 तलबा ने जो है वो उसमें हिस्सा लिया इम्तिहान में, 3 जो है सिर्फ पास हुए। कराची यूनिवर्सिटी पूरे सिंध की, कराची की बड़ी यूनिवर्सिटी जो है समझी जाती है, तो 478 में से सिर्फ 3 बच्चे जो हैं वो CSS का एग्जाम जो है वो पास कर सके 2022 का। जितने इसी तरह आप हमें बता रहे हैं रियाज, इस हिसाब से तो देखा जाए तो फिर यूनिवर्सिटीज क्या कर रही हैं कि 100 के हिसाब से तालिबे इल्म जो है वो पेपर देते हैं, जिनमें से चंद लोग, 100 भी नहीं, 470 के करीब आपने हमें बताया, जिसमें से सिर्फ 36 स्टूडेंट्स जो थे वो पास कर सके। तो अगर ये हिसाब है तालीम की मयार का उन यूनिवर्सिटीज का, तो फिर क्या पढ़ाया जा रहा है उन यूनिवर्सिटीज में? अब ये तो वो सारा डेटा है जो ज़ाहिर इस रिपोर्ट में मौजूद है, बड़ा इंतहाई अहम डेटा है। मेरा ख्याल है कि पॉलिसी मेकर्स और हमारे जो निज़ाम तालीम में जो सिस्टम इस चीज़ को देखते हैं, करिकुलम बनाते हैं, कोर्स वर्क जो है वो बनाते हैं सारा, उनको ज़ाहिर इसको देखना चाहिए कि इस रिपोर्ट के अंदर क्या क्या लिखा हुआ है। अब ज़रा अगर हम आएँ उस तरफ जहाँ पे एग्जामिनर्स जो होते हैं, जिन्होंने पेपर्स चेक किए हैं, हाँ। उनके रिव्यूज़ जो हैं, चंद 4-5 जो मज़ामीन हैं उनके बारे में बड़े हैरान कुन तो है। मिसाल के तौर पर इंग्लिश जो ऐसे है उसमें 19,220 लोगों ने जो है वो टेस्ट दिया, जिसमें सिर्फ 220 जो है वो लोग पास हुए। अच्छा। 19,220 लोगों ने इंग्लिश का जो मजमून नवीसी होती है, हाँ जी, तकरीबन 20,000 तलबा जो उम्मीदवार थे मुख्तलिफ यूनिवर्सिटियों के और कॉलेजेस के, उन्होंने अप्लाई किया, तो 220 जो बच्चे हैं वो सिर्फ पास हुए। उसमें एग्जामिनर्स ने जो रिव्यू दिया वो ये उन्होंने कहा है कि 16 साल जब हम तालीम हासिल करते हैं बच्चे पाकिस्तान में, तकरीबन 16 साल की जो तालीम उनकी होती है, तो उन्होंने BS किया होता है या MA MSc किया होता है। अब वो ज़ाहिर MA MSc ख़त्म हो गया, मोस्टली जो है बैचलर्स ऑफ साइंसेज या बैचलर्स ऑफ जो है आर्ट्स आ गया है, BA जो है वो BS जिसे कहते हैं 4 साल का, बिल्कुल ऐसे ही अंडरग्रेड। उसमें बदकिस्मती ये हुई कि उनका ये कहना है कि जब BS आ गया है तो 16 साल में एक बच्चा जो है वो पढ़ता है। यहाँ पे अंग्रेज़ी का जो एसे है जिसमें 220 बच्चे पास हुए हैं 20,000 में से, उनका ये कहना था कि उनमें तजिया करने की स्किल्स ही नहीं है। जब उन्हें कहा गया कि क्लाइमेट चेंज पे लिखें, माहौलियाती तब्दीली पे लिखें, तो उनको लिखना ही नहीं आ रहा कि क्रिटिकली उन्होंने कैसे लिखना है, तनकीदी जायजा कैसे लेना है, फैक्ट्स और फिगर्स के साथ, डेटा के साथ। बिल्कुल रियाज, आपने अभी कुछ देर कबल ये भी जिक्र किया कि तालीम की तो बात अपनी जगह है, तालीम तो अपनी जगह है ही, अगर मुताले की बात करें तो मुताले की कमी का भी फुकदान दिखाई देता है। इसका क्या सदेबाब किया जा सकता है? अगेन ये बड़ा एक लंबा और ऐसा मौजूद है जिस पे घंटों बहस हो सकती है, लेकिन मुताले का सबसे बड़ा मसला ये हुआ है कि हमारे यहाँ मुताले का जो रुझान है वो कम हो गया है। उसकी बड़ी वजह ये है, ये जो सेल फोन्स हमारे घरों में आ गए हैं वो इतनी ज़्यादा हमारी ज़िंदगी में आ गए हैं कि हम सारा दिन सेल फोन्स बड़े जो है वो इस्तेमाल करते रहते हैं। जो छोटे हैं घरों में हमारे, वो उसकी तरफ उस तरह तवज्जो भी नहीं दे पाते। आपके इंफॉर्मेशन का बहुत बड़ा जरिया है, 1 क्लिक के ऊपर आपको हर तरह की मालूमात मिल जाती है, हर तरह की इंफॉर्मेशन मिल जाती है। बिल्कुल ठीक है, लेकिन मसला ये है कि किताब बीनी जो है, जो मुतालिया है, जो रीडिंग है, उसकी हैबिट को कैसे बिल्ड किया जाए। अब फ़ोन पे तो ज़ाहिर बुक्स नहीं पढ़ी जा सकती, अब टैबलेट्स वगैरह हैं उस पर किया जा सकता है। तो मेरे कहने का जो पॉइंट बिल्ड मैं कर रहा था वो ये था, हमारे बड़े जब किताबें घर में पढ़ना शुरू कर देंगे तो बच्चे उसको ऑटोमेटिकली फॉलो करना शुरू कर देते हैं। वो गेम नहीं चल रहे, वो PUBG नहीं खेल रहे, वो टिकटॉक और रील्स नहीं देख रहे, बल्कि वो किताब पढ़ रहे हैं। तो मैं भी कोई उठा के किताब ही देख लेता हूँ, चाहे फ़ोन पे हो, टैबलेट पे हो, कंप्यूटर पे हो, लैपटॉप, किसी चीज़ पे भी हो। तो ये इस माहौल को बनाने की ज़रूरत है, वो यूनिवर्सिटी में भी, वो स्कूल में भी, वो कॉलेज में भी, और वो अर्ली एजुकेशन में भी इस चीज़ की ज़रूरत है। तो ये इसकी अशद ज़रूरत है कि इसके लिए एक माहौल बनाया जाए। हमारे यहाँ लाइब्रेरीज़ जो है वो ख़त्म होती जा रही हैं, और हमारे यहाँ खाने की जो जगह हैं और दवाइयों की जो जगह वो बढ़ती जा रही हैं। तो हमारे लिए ये बिल्कुल ऐसे ही है रियाज। अगर देखा जाए तो हम आज तक का जो बुनियादी निज़ाम तालीम है, हम उसे बल्कि फरसूदा निज़ाम तालीम कहेंगे, उसे अपडेट करने की ज़रूरत है, ताकि आने वाले वक्तों में हम अच्छे तालिबे इल्म पैदा कर सकें और जिनको कम से कम तालीम का पता हो, जिनको इंफॉर्मेशन हो। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम से बस इतना ही। मजीद खबरों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तमाम मेहमानों का शुक्रिया। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।